तो कैसे हो मेरे लाडलो। उम्मीद करूंगा अच्छे ही होगे, टेंशन में होंगे। टेंशन का रीज़न भी बता देता हूँ, एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग का, है ना। तो उसी टेंशन को आपके दूर करने के लिए या फिर और टेंशन देने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ संडे स्पेशल जीके जीएस का मॉक टेस्ट पहला। जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पर मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं, सब के सब पीवाईक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की पहले क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा सभी लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आयु संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे भाई। पहला है, भारत का आयु लिंग पिरामिड पतले आधार और मध्य आयु वर्ग में उभार को दर्शाता है। बिल्कुल। जो घटती जन्म दर तथा बढ़ती कार्यशील आयु आबादी का संकेतक है, मतलब संकेत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार आश्रितता अनुपात बताता है कि आश्रित जनसंख्या की तुलना में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट इज, 45 वर्ष की आयु के बाद सभी आयु वर्गों में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक अधिक नहीं होता भाई, कम होता है, कम 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 होता है, मतलब अधिक नहीं है। ठीक है। लेकिन तीसरा गलत हो गया, और चौथा उसी को पर रेट करेंगे हम लोग। 2011 में भारत की 60 प्लस आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत वैश्विक औसत से कम था, जो विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम वृद्धावस्था भार को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ना 2-3 सेकंड का वीडियो को क्लास को पॉज करना और उसके बाद क्वेश्चन लगाना। हम लोग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का टाइम इंपॉर्टेंट है। आज का मॉक टेस्ट सिर्फ मॉक टेस्ट है आप लोग के लिए, बिना किसी एक्सप्लेन के। ठीक है। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत हो मैं कर दूंगा, और बाकी क्लासेस की जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस लेवल के जीके जेक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जीके जेस की प्लेलिस्ट अभी भी चल रही है सीजीएल के नाम से, तो आप लोग उसमें ऐड हो सकते हो। ठीक है ना, बिना किसी कॉस्ट के। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड एवरीवन। आज तो भाई आप लोग को टेंशन आने वाला है, ठीक है ना। संडे स्पेशल मॉक है। सूची एक में दिए गए खेलों का सूची दो में दिए गए खिलाड़ियों के साथ मिलान कीजिए, जो 2022 में अपनी खेल उपलब्धियों के लिए खबरों में थे, मतलब चर्चित थे। पहले इधर लेफ्ट साइड में खेल और राइट साइड में इधर प्लेयर है, मतलब खिलाड़ी है। तो लक्ष्मण सेन किससे संबंधित है? आपके लक्ष्मण सेन। तो ये है आपका लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बताओ, ये है आपके बैडमिंटन से लक्ष्मण सेन बैडमिंटन से। पहला का जाएगा दूसरा, पहला का जाएगा दूसरा। उसके बाद है आपका रमेश बाबू प्रज्ञानंद है आपका शतरंज। ये जाएगा आपके फोर्थ में। उसके बाद है निकाहत जरीन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में, मुक्केबाजी में संबंधित है, मुक्केबाजी। उसी प्रकार रुद्राक्ष पाटिल संबंधित है आपके, बचा क्या? निशानेबाजी तो बच गया ना। तो रुद्राक्ष पाटिल जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर तीसरा में। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का दूसरा, पहला का दूसरा कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। पहला का दूसरा यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला का दूसरा, उसी को देखकर आप लोग पूरा क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को पहला का दूसरा, मतलब लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। और बाकी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन पे हम लोग को हिंट मिला था। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आज का लेवल है भाई क्वेश्चन तो बिल्कुल लेवल, क्योंकि मॉक टेस्ट है ही है। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे दो। जीके जीएस के स्पेशल मॉक टेस्ट है, ये फ्री होगा और हर संडे को होगा। ठीक है ना, सुबह 6 बजे। 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? यह है रविचंद्र अश्विन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन फोर्थ है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऐसा कहने को नहीं है कि इतिहास में पहली बार हमने कर दिया, लठ काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रेवोल्यूशन इन एजुकेशन कंट्री में पहली बार, एजुकेशन सिस्टम में पहली बार। नहीं भाई, कंटेंट के दम पे आप लोग जाने जाते हो, कंटेंट के दम पे, है ना। तो चौथा का बताओ, चौथा का। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी स्थापना इसकी? 26 जुलाई 2014। किसके मध्य? जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस यू मुंबा के मध्य। लेकिन विनर को हुई जयपुर पिंक पैंथर विनर, और यू मुंबा रनर अप यू मुंबा। फर्स्ट मैच है ना ये, 2014 की बात है। जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यू मुंबा के मध्य हुआ 26 जुलाई 2014 को प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, 38 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के लिए कौन से
भारतीय राज्य थीम स्टेट थे, कौन से थे ये? ऑप्शन ए गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है केरल एवं कर्नाटक। लगाओ 2-3 सेकंड का समय और बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6वां है, उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस पारंपरिक लोक डांस के लिए, नृत्य के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? ये छोलिया के लिए। छोलिया। बिहू कहाँ से है? बिहू मतलब एस मतलब असम, असम से है। घूमर उसी प्रकार, घूमर कहाँ से है? घूमर, घूमर बताओ ये है आरजे, आरजे मतलब राजस्थान। उसी प्रकार गरबा बताओ, गरबा, गरबा बताओ, गरबा ये गुजरात से है, गुजरात से है। अगर आप सभी से पूछे छोलिया तो ये है उत्तराखंड से। हरेला पूछे, हरेला, हरेला ये भी आपके कहाँ से है? उत्तराखंड से। लेकिन आपको अगर पूछे एग्जामिनर, आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन हरेली कहाँ से है, तो ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि हरेला और हरेली, लेकिन हरेला को याद रखना आप लोग उत्तराखंड से है, और हरेली को याद रखना छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से एक आध बताओ मुझे, पोला, पोला याद रखना, पोला, पोला हो गया। और एक याद रखना आप लोग, हरेली हो गया, पोला हो गया। और एक गेड़ी त्योहार, गेड़ी त्योहार, गेड़ी, गेड़ी, गेड़ी त्योहार बांस की, बांस की एक बनाया जाता है जिसमें हम आदमी इसमें चढ़ते हैं, मनुष्य इसमें चढ़ते हैं, गेड़ी तिहार कहा जाता है। इतिहास हरेली, इसका निक नेम है, हरेली भी कहा जाता है, हरेली। हमने पढ़ा नहीं, यही बात है ये, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड एवरीवन। और ईमानदारी से बताना भाई कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर लिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ झूठ मजाक मत बोलना कि हम लोग 30 में 30 या 25 में 25 क्वेश्चन ठीक कर लिए, क्योंकि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पीआईक्यू बेस्ड होने वाली है। और आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोग जानो देखो, अगर 25 में अगर 2 क्वेश्चन सही कर पाओ तो आप लोग अपने प्रिपरेशन के लेवल जीके जीएस के अंदर और हाई लेवल को ले जाना होगा, ठीक है। लेकिन वही 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन आप लोग बेहतर हो इसमें, अगर इतना क्वेश्चन कर पाते हो तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 7 रीड करेंगे हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या दर्ज की गई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार पहला है। बिहार में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 77.73% ग्रामीण जनसंख्या पहले नंबर पर बिहार है। सेकंड नंबर पर आपके, अरे उत्तर प्रदेश है यार, बिहार बोल रहा था आई थिंक। प्रोनाउंसिएशन में ना क्या हो, थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी भाई। इसका आंसर होगा अधिकतम में है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अभी भी बिहार बोल रहा था, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बिहार, और थर्ड नंबर पे है आपके पश्चिम बंगाल, थर्ड पे है आपके पश्चिम बंगाल, WB मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर भी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 77.73% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड एवरीवन। शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है 2024 ने भारतीय राज्यों का मूल्यांकन कितने श्रेणियों, थीम्स में किया था? कितने श्रेणियों में किया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। 4 श्रेणियों में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण मूल्यांकन के लिए किया गया था, ठीक, थीम के रूप में। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह बंदरगाह ईस्ट कोस्ट पोर्ट के का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है बताओ। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई बंदरगाह। बाकी बंदरगाह के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग पीआईक्यू सीरीज में कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का। आप लोग उसको विजिट कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेशल टेस्ट होने वाली है, इसमें ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन मेथड देखना है तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिएगा, और जीके जीएस का सीजीएल पीआईक्यू सीरीज को उठाकर देख लीजिए, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? रेल परिवहन का विकास कम हुआ है, किसमें हुआ है? तो ये है, वो है सिक्किम में, सिक्किम में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वीडियो को पॉज करो और 2-3 सेकंड के लिए टाइम लो और लगाओ क्वेश्चन।
स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र उम्मीदवार पूछा गया है हमसे, तो हम लोग भी बता देंगे कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वी वी गिरी। वी वी गिरी। इसका कार्यकाल बता मुझे। 1969 से 1974, 1974। फोर्थ फोर्थ प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगलकालीन स्मारक को अक्सर बेबी ताज कहा जाता है और यह सफेद संगमरमर वास्तुकला का एक शैलीगत बदलाव का प्रतीक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्माद उद दौला। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? यूपी की आगरा में। यूपी की आगरा। आगरा। यूपी राइटिंग पर आप लोग ध्यान मत देना। हुमायूं का मकबरा बताओ मुझे। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर? एनडी मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। बेबी का ताज बताओ। बेबी का मकबरा ये कहाँ है? एमएच मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है, 23 बोल रहा था। और देखो एक हिंट देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग देखो, केवल वर्ड जहां पर दिखे उससे उसके आगे पढ़ना ही मत। मतलब वो गलत है, 99.99% गलत हो जाता है ना। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड दिखाएंगे। इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग डिट थोड़ी करेंगे ना। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का तात्पर्य केवल। केवल दिखे काट दो। माइक्रोकॉन्ड्रिया संस्था केवल डिजिटल। केवल दिखे काट दो। माइक्रो फाइनेंस संस्था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जो। केवल दिखे काट दो। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी बैंकिंग वित्तीय सेवा है जो बेरोजगार कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनकी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 14 है, कथन स्टेटमेंट दिया गया है, रीड करो सभी लोग। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत का शासन प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया तथा भारत सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है कथन पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है कथन आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन नंबर सी है कथन पूर्णतः असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है केवल देखिए केवल काट दो। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कथन पूर्णतः सत्य है। तो नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन है यहाँ पर स्टेटमेंट। 1905 के बंगाल विभाजन का निर्णय मतलब लॉर्ड कर्जन मतलब डॉग कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुविधा के नाम पर लिया गया था। बिल्कुल। किंतु भारतीय राष्ट्रविदियों ने इसे फूट डालो और राज करो मतलब डिवाइड एंड रूल की नीति का हिस्सा माना। बिल्कुल सत्य है। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, रीड एवरीवन। कथन यहाँ पर है स्टेटमेंट। 42वें मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1976 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। द्वारा कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना आप लोग, द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए तथा इस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन मतलब मिनी संशोधन संविधान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगेन वंस अगेन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 17 है। गलती से यहाँ पर पहला लिख गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। कथन है, फीमेल 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 कबड्डी कोर्ट की लंबाई 12 मीटर होती है। 12 मीटर लंबाई होती है तो चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई बताओ मुझे। तो यह है 8 मीटर। 8 मीटर। अच्छा फीमेल के लिए बताओ। फीमेल के लिए टाइम होता है, टाइम मैच के लिए 30 मिनट्स 15 मिनट प्लस 15 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है, 5 मिनट का। ठीक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है बॉक लाइन, यहाँ पर ये मिड लाइन है, ये वाला मिड लाइन है। ठीक है। यहाँ पर लिखा है बोनस लाइन। इधर देखो 12 मीटर के
12 मीटर की लंबाई हुई और चौड़ाई 8 मीटर की, चौड़ाई 8 मीटर की। ये है बोनस लाइन, आपकी बोनस लाइन, ठीक। और ये है इंड लाइन, इंड लाइन। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन 18th है, पद्म पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारेख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? संगीत वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? तो ये बजाते हैं ऑप्शन नंबर डी, सितार, सितार। अरविंद पारेख को पद्म भूषण कब मिला? पद्म भूषण कब मिला? तो ये 2018 में। संगीत नाटक अकेडमी कब मिला? संगीत नाटक अकेडमी 2003 में, 2003 इतना बस याद रखना आप लोग। उसी प्रकार तबला के कार बताओ मुझे, तबला का कलाकार बताओ मुझे। तो है, याद रखना, लातीफ लातिफ खान, लातिफ खान। एक याद रखना फयाज खान, एक याद रखना फयाज खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन 19th है, उमाइलापुरम के श्री रावण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? उमाइलापुरम के बारे में पूछा गया है हमसे, तो उमाइलापुरम के बारे में आप लोग बताओ। तो पद्म विभूषण कब मिला इससे उमाइलापुरम को पद्म विभूषण? तो यह है आपका 2010 में मिला उमाइलापुरम को। उसी प्रकार पद्म भूषण आपसे पूछे, पीबी मतलब पद्म भूषण है, ठीक है ना, पद्म भूषण। तो 2003 में। उसी प्रकार पद्मश्री आपसे पूछे, पद्मश्री तो है 1988 में, 1988 में। पद्म विभूषण याद रखना 2018 में, 2010 में आई थिंक गलती से वो बोल दिया था। पद्म विभूषण याद रखना आप लोग, पद्म विभूषण 2010 में, पद्म भूषण 2003 में, और पद्म श्री 1988 में। तो नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बहु परमाणु आयनिक यौगिक ऐसा शब्द मतलब ऐसा सफेद कौशल्य पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में तथा अम्ल और क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र बताओ मुझे, फॉर्मूला। तो यह आपका NaHNAH NaCO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन 21 है, रीड एवरीवन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक रासायनिक सूत्र की पहचान करें। सूत्र की पहचान करें बताया जी, बताओ बताओ बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MgOH2, MgOH2। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव की जयंती में कौन सा त्योहार मनाया जाता है पूछा गया है आप सभी से। और इसके हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी डेप्थ में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु पर्व को गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हरेला हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हरेला पीछे पढ़ाए ना हम लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड से। क्वेश्चन 24 है, रीड एवरीवन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए, मतलब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है, उड़ान योजना 2017 में लागू होने के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी 2017 में शुरू हुआ, 2026 हो रहा है, तो 5 साल तो पूरे कर चुके हैं। और दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख होता है। नहीं भाई, किसके प्रमुख है? यह है नागरिक उड़ान मंत्रालय, नागरिक उड़ान मंत्रालय। उड़ान का उड़ान का फुल फॉर्म बता मुझे, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। थर्ड पॉइंट इज, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIIP स्थापना बताओ मुझे, इसकी स्थापना। तो 1 अप्रैल 1995। भारतीय प्राधिकरण मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन नहीं हो सकते इसका, है ना। तो आज का क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, 25 है। हाँ, आई थिंक यही लास्ट का क्वेश्चन है।
आज का 25 तक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जैसे कि हमेशा की तरह आज का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क की तरह क्वेश्चन है। होमवर्क करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। और बाकी क्लासेस कैसे लगी, मतलब आज का मॉक टेस्ट है। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम मैं भले ही एकदम मामूली टीचर हूँ यार, एकदम छोटा बेसिक, मतलब एकदम बेस लेवल का, एकदम नीचे जमीनी स्तर का है ना, लेकिन मैं कंटेंट के लेवल में ना एकदम टॉप पे हूँ अपने आप में ना। बाकी आप लोग बताओ कि कंटेंट कैसा लगे। बाकी अगले संडे फिर से मिलेंगे हम लोग मॉक टेस्ट में, अगले में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। और जीके जीएस के लिए मॉक टेस्ट के लिए, हाँ स्पेशल बता दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट के लिए ना आप लोग इधर उधर मतलब अब भटकने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मैं आ गया हूँ, मैं LWR, ठीक है। आप लोग LWR के चीते हो ना, सांस से जीते हो। तो मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे।